सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी आज हम समझेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या होता है उसको हम समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। तो प्रीएम्बल को हिंदी में हम प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना। तो अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। तो देखिए, सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्सन है ए एंड ये सेकंड पर्सन है बी। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट। तो मान लीजिए कि ए को सपोज कि 5000 की नीड है ना। अब ये जाएगा बी पे ही जाएगा, बेस्ट फ्रेंड जो है इसका। तो बी इसको ऐसे थोड़ा ना दे देगा कि आप ले लो ऐसी एज इट इज़। उससे रीज़न तो पूछेगा ही, जाहिर सी बात है, रीज़न पूछा जाएगा ना उससे कि आप उस पैसे का क्या करोगे। ए से पूछेगा बी, तो वो रीज़न, वो अपना प्लान बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, इसका सही इस्तेमाल करूँगा और आपको बाद में रिटर्न भी कर दूँगा। बी को ये बोलेगा, ठीक है। तो ये एक तो छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। अब इसको बड़े लेवल पे समझते हैं। तो ऐसे ही इंडियंस की अब हम बात कर लेते हैं। इंडियंस है एक तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ उस समय जो थे इंडियंस थे, और दूसरी तरफ जो उस समय लीडर पॉपुलर चल रहे थे वो थे नेहरू जी, पॉपुलर चल रहे थे, राइट। मतलब उस समय थे नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो अब इंडियंस जो हैं उनने अपनी देश की बागडोर किसके हाथ में दे रखी है, नेहरू जी के हाथ में दे रखी है, राइट। तो अब वो उनसे पूछेंगे ना कि आपका क्या रोड मैप है, ठीक है। तो वही जो रोड मैप की बात आती है ना, दैट रोड मैप, दैट ब्लू प्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे एग्ज़ाम से पहले ब्लू प्रिंट होता है, ऐसे ही जो ब्लू प्रिंट कह लो, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लू प्रिंट जो है, उसी को हम नाम क्या देते हैं, प्रीएम्बल देते हैं, जो आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत है, ठीक है। तो प्रीएम्बल हम उसी को कह रहे हैं, और ये जो है इसी प्रीएम्बल को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे हम इस प्रीएम्बल की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो था एक ओवरव्यू। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। सो प्रीएम्बल जो है, इसको जो है, इसका जो आइडिया है बेसिकली, वो हमने कहाँ से लिया। द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वॉज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए। एंड यूएसए जो है वही पहला ऐसा था जिसने प्रीएम्बल से शुरुआत की थी। तो आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज टेकन फ्रॉम यूएसए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी जो शुरुआत है, बिगनिंग जो है प्रीएम्बल की, वो कहाँ से हुई थी, यहीं से हुई थी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल, एंड द आइडिया जो आया प्रीएम्बल का वो भी इंडिया वालों को तब आया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया, ठीक है। तो प्रीएम्बल बेसिकली क्या है, प्रीएम्बल एक तरह की समरी है, मैंने बताया, एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक एसेंस है, एक प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक इंट्रोडक्शन देता है, दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, एक गाइडिंग पर्पस देता है, प्रिंसिपल देता है, और फिलॉसफी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये प्रीएम्बल होता है, राइट। बट जो प्रीएम्बल है हमारे इंडिया में तब आया जब कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तब इसको प्रीएम्बल को इनैक्ट किया, जब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हो गया था, ऑलरेडी इनैक्ट भी हो गया था, उसके बाद प्रीएम्बल आया। सो द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये मैंने आपको बताया, एंड विच वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऑलरेडी इनैक्ट हो चुका था। तो ये इंडियन प्रीएम्बल जो है वो लास्ट में लिखा गया है, और इसका सोर्स मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। नाउ गाइज, अब हम कुछ ऐसे टैग्स और टाइटल आपको बताती हूँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो है, मतलब कुछ फेमस लोगों ने बोले प्रीएम्बल के बारे में, ठीक है। टैग्स एंड टाइटल, देखिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आते हैं हम पहला टैग और टाइटल पे, दैट इज़ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप
स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो टाइटल है और आप कह सकते हो टैग है, ये किसने दिया? तो ये टाइटल और टैग मिला कहाँ से? के.एम. मुंशी जी से। तो के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रियम्बल इज़ पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रियम्बल इज़ पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब के.एम. मुंशी की फुल फॉर्म की बात करें तो कन्हैया लाल मानेकाल मुंशी, कन्हैया लाल मानेकाल मुंशी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट हमारे लिए N.A. पालकीवाला। तो N.A. पालकीवाला जो हैं उन्होंने टाइटल दिया इंडियन प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका आईडी कार्ड जो है, जैसे हमारे कॉलेज का आईडी कार्ड होता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड, पहचान पत्र जो है वो प्रियम्बल है। और ये किसने कहा? पालकीवाला जी ने। तो पालकीवाले जी ने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? प्रियम्बल है। नेक्स्ट कम टुवर्ड्स अर्नस्ट बार्कर। सो अर्नस्ट देखिए बार्कर, इन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा? इनने प्रियम्बल के बारे में कहा कि प्रियम्बल जो है वो की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात किसने कही? अर्नस्ट बार्कर ने कही, की नोट ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। ये सब हम प्रियम्बल की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी कम टुवर्ड्स ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव। तो ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा ज्वेल सेट, प्रियम्बल जो है वो क्या है? गहना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडिया के लिए ज्वेल सेट है, गहना। जैसे गहना इम्पोर्टेंट होता है ऐसे ही प्रियम्बल भी इम्पोर्टेंट है। तो ठाकुर दास भार्गव ने, तो अच्छा इसको हम जैसे नाम से हम समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि ज्वेल सेट कौन कहेगा प्रियम्बल को? देखो जो ठाकुर लोग होते हैं, ठाकुर दास भार्गव, तो जो ठाकुर लोग होते हैं वो अक्सर सोना चांदी इन सब का ही बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। तो व्यापारी लोगों का दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में चलता है, ज्वेलरी में। तो इसलिए उन्होंने प्रियम्बल को भी ज्वेल सेट कह दिया ठाकुर दास भार्गव ने। नेक्स्ट हम आते हैं एम हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह जो है, एम हिदायतुल्लाह ये जो है ये हमारे यहाँ के 11th चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इंडिया के 11th चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कौन? एम हिदायतुल्लाह। और ये 6th वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। कौन? एम हिदायतुल्लाह। एनीवेज हम बात कर रहे थे कि इन्होंने क्या कहा प्रियम्बल को, तो इन्होंने तो बहुत ही अच्छा टाइटल दिया, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है प्रियम्बल। और ये बात किसने कही? एम हिदायतुल्लाह जी ने कही। ठीक है, ओके ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम प्रियम्बल देख लेते हैं। ये आपको हर जगह अक्सर मिल जाता है, NCERT बुक्स में भी और हर जगह। तो जैसे हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम पूरी गीता नहीं पढ़ते, गीता का सार पढ़ते हैं, भगवत गीता का सार, उसी प्रकार से जब हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना होता है तो हम उसका प्रियम्बल पढ़ते हैं। और प्रियम्बल के बारे में तो हर किसी को पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रियम्बल की। ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा आप लर्न भी कर लीजिएगा। इसमें लर्न क्या करना है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। तो कॉन्स्टिट्यूट इंडिया किसको? इंडिया को हम क्या बनाना चाहते हैं? वी। तो बनाने वाली भी कौन है? तो बनाने वाला भी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को इंडिया ही बनाने वाले हैं, इंडिया के लोग ही बनाने वाले हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि इंडिया क्या होनी चाहिए? अब का जो प्रियम्बल कहता है, इंडिया सॉवरन होनी चाहिए, सोशलिस्ट होनी चाहिए, सेक्युलर होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए। and to secure to all its citizens क्या?
जस्टिस, अपने सिटीजन्स को वो क्या सिक्योर कराना चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स याद होने चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। अब जस्टिस किस चीज़ में? जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस होना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल कहें, सोशल की बात करें, सोशल यानी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सोशल इक्वली राइट्स होने चाहिए, तभी तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी काम करने की। ठीक है, तो सोशल राइट्स होने चाहिए। फिर इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक की हम बात करें तो यानी कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। एक तो सोशल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर कोई इक्वल ट्रीट करे हमें, छोटा बड़ा या मतलब किसी भी बात पे भेदभाव ना हो, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इकोनॉमिक यानी कि मनी के मामले में भी यानी कि जो है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क प्रोवाइड होना चाहिए, इकोनॉमिक। एंड पॉलिटिकल की बात करें कि सबको वोट देने का भी इक्वल राइट होना चाहिए। तो बट सीक्वेंस इसकी क्या बनती है कि जब इंसान पे पहले सोशली रिस्पेक्ट होगी तभी उसे कॉन्फिडेंस आएगा बाहर जाके वर्क करने पे, तभी वो पैसा कमा पाएगा। और जो बंदा पैसा कमाएगा वही इतनी समझ रख पाएगा कि किससे वोट देना है, किससे नहीं देना है। और जिसको भी मतलब पैसा ही नहीं होगा, खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, तो वो इतना दिमाग कैसे ही लगाएगा कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, और उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए जस्टिस में हमारे पास 3 तरह के आएंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिबर्टी की। तो लिबर्टी में आपको इस तरह से याद रखना है, TEBFAW। तो यू कैन राइट इट एज टेबफा, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो लिबर्टी ऑफ थॉट, T फॉर थॉट, E फॉर एक्सप्रेशन, B for belief, F for faith, A for and W for worship. So liberty of thought, expression, belief, faith and worship. So liberty of thought, expression, सोचने की क्षमता, thought यानी सोचने का, एक्सप्रेस करने का सबको राइट होना चाहिए। फिर बिलीफ, अपने जो बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम्स हैं उसको फॉलो करना, फेथ रखना किसी भगवान पे या किसी रिलीजन पे, फेथ, एंड उसकी वर्शिप करने का भी पूरा राइट होना। सो दैट इज़ लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज़ की होनी चाहिए? लिबर्टी मतलब समझते हो आप? तो लिबर्टी का मतलब है कि एक ऐसी स्टेट जिससे हम मतलब स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन द सोसाइटी फ्रॉम ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी ऑन वंस वे ऑफ लाइफ, बिहेवियर और पॉलिटिकल व्यूज़। तो यानी कि एक इंडिपेंडेंस होने की, एक फ्रीडम होने की जो स्टेट है कि हमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो एक अथॉरिटी इम्पोज कर रही है हम पे कि आपको इसी तरीके से अपनी लाइफ, अपना बिहेवियर, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ रखने हैं। आप अपने इंडिपेंडेंटली भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जस्टिस भी आपको समझ में आ गया। जस्टिस किस चीज़ का? इक्वालिटी होनी चाहिए किसकी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी, स्टेटस भी बराबर हो और अपॉर्चुनिटी भी बराबर हो। सो दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर बात कर लेते हैं हम फ्रैटर्निटी की। सो फ्रैटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो एश्योरिटी होनी चाहिए किसकी? assuring dignity of the individual, unity and integrity of the nation। ओके, नाउ आगे क्या लिखा है? इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमने हेयर बाय इसे अडॉप्ट करा, प्रीएम्बल को अडॉप्ट करा, इनैक्ट करा एंड गिव आवर सेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप गाइज आपको प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया। अभी हम और डिटेल में पढ़ते हैं इसे। अभी वैसे क्या था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब पहले जो है ना हमारा प्रीएम्बल जब बना था 1949 में, जो हमने इसे अडॉप्ट करने की बात कह रहे हैं ना ये लोग, इसमें 3 वर्ड्स नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स नहीं थे। ये वर्ड्स नए ऐड हुए हैं 1976 में ऐड हुए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। जैसे ऑर्डर अब आपको यही याद रखना है, आपका जो ऑर्डर है कि सॉवरन आता है,
फिर सोशलिस्ट आता है। पहले सॉवरन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, फिर इंटीग्रिटी, इस तरह से। तो अब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इस प्रियम्बल के? तो इंग्रेडिएंट ये है कि जो सोर्स है इस प्रियम्बल का वो ये है कि ये जो सोर्स है वो हमारे पीपल ऑफ इंडिया से ही डिराइव हुआ है, पीपल ऑफ इंडिया को ही अथॉरिटी दी गई है। तो नेचर क्या है? डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। डेट ऑफ अडॉप्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 26 नवंबर 1949। अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताती हूँ इसके अंदर कि प्रियम्बल के बारे में। सो प्रियम्बल जो है वो ना तो सोर्स है, नीदर अ सोर्स, ना कोई सोर्स है, ना ही कोई प्रोहिबिशन है, ना कोई सोर्स है, ना ही कोई प्रोहिबिशन है। ठीक है, किस पे? ना कोई सोर्स है, ना ही प्रोहिबिशन है, किस पे? अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर की पावर्स पे ना कोई ये सोर्स होगा, ना ही ये कोई प्रोहिबिशन होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात बताती हूँ। दूसरी बात यह है कि प्रियम्बल जो है वो एक नॉन जस्टिसिएबल है। प्रियम्बल क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। अब ऐसा इसलिए है, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है। अगर आप पे क्वेश्चन है कि प्रियम्बल इज़ जस्टिसिएबल, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिसिएबल, एंड नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि जो प्रोविजंस हैं वो इसके कोर्ट में जो मतलब प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रियम्बल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ लिखी है, वैसे तो छोटा सा ये प्रियम्बल समरी, और उसमें से अगर कुछ फॉलो नहीं हो पा रहा है तो आप उसको डायरेक्ट कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात अलग होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर प्रियम्बल के बेस पे आप मतलब कोर्ट्स में नहीं जा सकते कि प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, सो अब इससे पहले और बातें जाने, अब हम पहले जो है एक बार मतलब समझ लेते हैं। जितने भी ये कीवर्ड्स आए ना प्रियम्बल में, इसका मीनिंग एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखो, जैसे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में सबसे पहला वर्ड आया था सॉवरन। सॉवरन को हम वैसे संप्रभु भी कहते हैं। एनीवेज हम उस पर नहीं जाते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सॉवरन का मतलब क्या है कि देखो, दो तरह, पहले जो हमारा इंडिया था ना वो 1947 से लेके, पहले जो हमारा इंडिया था वो 1947 से लेके आप लगभग मान लो 1950 तक, और यू कैन से 1949 तक डोमिनियन था। क्या था? डोमिनियन था। डोमिनियन कहें तो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोकसभा और राज्यसभा ने कुछ बनाया, ठीक है, तो उसको जैसे जो है ऊपर क्राउन जो है मतलब साइन कर देगा, ऊपर जो हेड अथॉरिटी होगी वो डायरेक्टली साइन कर देगी, तो ये डोमिनियन हो जाएगा। और डोमिनियन में हम बात करें तो जैसे डोमिनियन में ऐसा चलता है कि कोई एक राजा बना है तो उसकी हेरिडिटी में ही राजा बनते रहते हैं। पर जब बात आती है सोवरन की ना, तो सोवरन में क्या होता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी होती है, वो हम लोग चूज़ करते हैं। तो एनीवेज सॉवरन का मतलब बेसिकली ये नहीं है। सॉवरन का मतलब अगर हम बात करें वो ये है कि इंडिया जो है एक्सटर्नली और इंटरनली फ्री है फॉरेन पावर से। सो द वर्ड सॉवरन बेसिकली इम्प्लाइज दैट इंडिया इज़ नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमेन ऑफ एनी अदर नेशन। किसी और नेशन के उसमें नहीं है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एंड देर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट। इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, ये नहीं कि कोई और उससे कुछ कहेगा तो ये तभी वही काम करेगी। इसका मन होगा इंडिया का कुछ करने का तो ये वो करेगी, या फिर वो नेशन के फेवर में होगा। मन वाली बात नहीं है, नेशन के फेवर में जो काम होगा वही करा जाएगा। कोई और कंट्री आकर कहे कि आप ये काम मत करो और इंडिया के फेवर में है वो काम, तो इंडिया क्यों ना करे? इंडिया तो सोवरन कंट्री है, तो इसलिए उसने प्रियम्बल में बताया ये बात। इंटरनली भी फ्री है और एक्सटर्नली भी फ्री है।
And being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in the favor of foreign state. All right. अब जो नेक्स्ट टर्म आता है सेक्युलर, दिस इज सोवरन, सेक्युलर, फिर सोशलिस्ट. तो सेक्युलर की बात करें, सोवरन, सोशलिस्ट, देन सेक्युलर आता है. ठीक है, तो हम पहले सोशलिस्ट ही पढ़ते हैं, काम करते हैं. तो अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट की. तो सोशलिस्ट की बात करूं तो सोशलिस्ट कहें तो मिक्स्ड इकोनॉमी. सोशलिस्ट देखो कैसे, सोशलिस्ट जो है ये शब्द भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया. एक्चुअली क्या था उस समय, जो इंडिया 1971 के टाइम पे पाकिस्तान और USA, इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना. तो उस समय क्या हुआ था, 1971 में लड़ाई झगड़ा चल रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में. अब एक्चुअली वैसे क्या था कि 1971 में वॉर वगैरह चला. एक कारण क्या था कि बांग्लादेश जो है पहले 1971 से पहले हमारी इंडिया का ही पार्ट था, बट वो 16 दिसंबर 1971 में वो सेपरेट कंट्री बनी थी और किसी कारणवश इनके बीच में लड़ाई चल रही थी. अभी हम बाद में डिटेल में नहीं जा रहे हैं. तो अब जैसे USA नहीं चाहता था कि लड़ाई हो, USA चाहता था कि लड़ाई बंद हो जाए वरना हम इंडिया से संबंध ख़त्म कर देंगे. तो उस समय क्या था, उस समय इंदिरा गांधी जी थी, तो USA अपने नखरे दिखा रहा था. तो अब इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि हम जो है एक सोशलिस्ट कंट्री बनकर दिखाएं कि ऐसा नहीं है, हम अपनी इच्छा से भी कुछ कर सकते हैं. तो इंडिया का जो सोशलिज़म है ना, वो एक यूनिक ब्लेंड है किसका, गांधीज़म का एंड मार्क्सिज्म का. सो इंडिया का सोशलिज्म इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म. तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या दिखाता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो कह रहा है कि हमें हमारी कंट्री में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, हमारी कंट्री में इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, हमारी कंट्री में डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दिखाता है. नेक्स्ट वी कम टुवर्ड सेक्युलर. सेक्युलर की बात करें तो सेक्युलर का अगर हम समझें तो देखिए, सेक्युलर को समझाने के लिए मान लीजिए मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ, एक वेस्टर्न मॉडल में और हमारे इंडियन मॉडल में. तो मान लीजिए कि वेस्टर्न में क्या हो रहा है कि 3-4 धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसीज़ हैं और भी धर्म के लोग हैं. तो ये लोग जो हैं आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहुत बुरे वाला वो भी. तो ये लोग करते रहें. जो इधर स्टेट होगी ना, स्टेट, उसको कोई टेंशन ही नहीं है. स्टेट कह रही है जो मर्ज़ी करो क्योंकि मेरा और रिलीजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऐसा स्टेट कहती है वेस्टर्न मॉडल में. पर इंडियन मॉडल में क्या है कि इंडिया की जो स्टेट है वो तब तक शांत बैठी रहती है जब तक ये लोग जो हैं, मतलब एक ही छोटे से लेवल पे एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं हो रहा है और ऐसे कोई नुकसान वाली बात नहीं है. पर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं ना ये लोग लड़ाई झगड़ा को, तो स्टेट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है, एक सही डिसीजन के लिए आना पड़ता है. सो देखिए, द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये भी 1976 की बात है. वही लड़ाई झगड़े वाला ही इसमें कॉन्सेप्ट है रिलीजन के बेस पे. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism, that is all the religions in our country, हमारे जितने भी कंट्री में रिलीजन हैं, irrespective of their strength have the same status, उन पे सेम स्टेटस होगी और सेम सपोर्ट भी होगी बराबर लेवल की स्टेट से. ठीक है, अगर सपोर्ट मिलेगी हर रिलीजन को, स्टेट सपोर्ट भी करेगी और सेम स्टेटस भी देगी. ये इसका सेक्युलरिज्म का मतलब है. और आर्टिकल नंबर जो 25 से लेके 28 तक है वो आगे हम पढ़ेंगे. ये भी रिलीजन ओरिएंटेड ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 25 to 28. और प्रियम्बल के अंदर जो आर्टिकल्स और आते हैं 14, 15, 16, 25 से 28, 29 से 30
44, 325, ये सब रिलीजन बेस्ड आर्टिकल्स हैं। गाइस अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक इंडिया की। तो डेमोक्रेटिक इंडिया कह लो, रिप्रेजेंटेटिव इंडिया कह लो, इंडिया में जो है रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी ही है। क्या है यहाँ पर? डेमोक्रेटिक पॉलिसी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी दैट इज द पोजेशन ऑफ द सुप्रीम पावर बाय द पीपल। मतलब जो डॉक्ट्राइन ऑफ द पॉपुलर सॉवरेनिटी, दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ द पॉपुलर सॉवरेनिटी कि जो सुप्रीम पावर है, मतलब इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी होगी इंडिया की, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, वो जो है हमारे लोग ही इलेक्ट करेंगे, या फिर वो कोई भी बन सकता है अगर वो उस क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक हेरिडिटी चलेगी, तो इसलिए हम इसे डेमोक्रेटिक कहते हैं। द टर्म डेमोक्रेटिक is used in the preamble in the broader sense, embracing not only the political democracy but also the social and the economic democracy। तो डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इंडिया में चलती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे सुप्रीम पावर डायरेक्टली जो है अपॉइंट होते हैं स्विट्ज़रलैंड में। और डेमोक्रेसी जैसे 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करोगे तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल, और पीपल ही अपने सुप्रीम पावर को इलेक्ट करता है और गवर्नमेंट इस तरह से बनती है, लॉज। तो इसमें देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के टाइप हैं, 2 काइंड है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स रिपब्लिक। रिपब्लिक की बात करें तो द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। इंडिया पे इलेक्टेड हेड है जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years। अ रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स 2 more things। नंबर 1, vesting of political sovereignty in people। vesting of political sovereignty in people and not in a single individual like a king। सिर्फ किंग का राज नहीं चलेगा, और भी जो लोग हैं उनका भी, मतलब वेस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। अच्छा, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब सेकंड देखो, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल द पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीज़न। हर सिटीज़न को ओपन होंगे पब्लिक ऑफिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हर किसी का काम होगा पब्लिक ऑफिस में। अब देखो जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे प्रियम्बल के, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनका मतलब भी समझ आ गया होगा। जस्टिस का क्या मतलब है? जस्टिस इन द प्रियम्बल embraces 3 distinct forms, social, economic and political, secured through various provisions of fundamental rights and directive principles। Social justice denote the equal treatment of the citizen without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex and so on। ये मैंने बताया आपको। फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। इट डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। And political justice, it implies all citizens should have equal political rights, equal access to all political offences and equal voice in the government। Now liberty का क्या मतलब होता है? Liberty means absence of restraints on the activities of individual and at the same time providing opportunity for development of individual personality। However, liberty doesn't mean license to do what one likes। ये नहीं liberty है तो कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है। It has to be enjoyed within the limitations mentioned in the Constitution itself। चल लिबर्टी में क्या क्या आता है? मैंने लिबर्टी का आपको बताया था ना अभी। लिबर्टी किसकी होती है? थॉट की एक्सप्रेशन की, टेप्फा, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, बात कर लें हम इक्वालिटी की। इक्वालिटी किस किस की होती है? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। तो इक्वालिटी मतलब एब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों की इक्वालिटी होनी चाहिए। ये एक फंडामेंटल राइट भी है, इस पे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी आगे पढ़ेंगे हम।
नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड होती है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड होती है जिसमें यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। एक मतलब सिटीज़न सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीज़नशिप का सिस्टम। सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आर्टिकल 51A में वो कहते हैं कि दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया टू प्रमोट हारमनी होनी चाहिए, यानी यूनिटी में रहना है, इंटीग्रिटी में रहना है, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हम अपने इंडियंस तो कम से कम मिल के रहें, चाहे रिलीजन कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, रीजन भी कोई भी हो, चाहे असम में रहे कोई, चाहे दिल्ली में रहे, रीजन कोई भी हो, सेक्शनल डाइवर्सिटी कोई भी हो, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। और पावर होती है यूनिटी में, वरना बाहर के लोग जो हैं उसी यूनिटी को तोड़ के हम पे राज करते हैं। अब हम बात कर ले सोशलिस्ट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Notably, Indian brand of socialism is democratic socialism, not a communistic socialism, and also not a state socialism. Okay, so which means mobilization of all kinds of production and distribution and abolition of a private property का abolition होना चाहिए। एक इक्वल लेवल पे प्रोडक्शन जितनी भी हो रही है, बराबर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्स का। ठीक है, समझ गए गाइस? सो द फैक्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी कम टुवर्ड्स स्टेटस ऑफ प्रियम्बल। और सबसे पहले बताइए, क्या प्रियम्बल को हम वो कर सकते हैं, अमेंड वगैरह कर सकते हैं क्या? तो देखिए, बेरूबरी केस जो है उसमें ये था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो की है टू ओपन माइंड ऑफ द मार्कर्स, बट इट कांट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबरी केस में ऐसा बोल दिया गया था, एंड इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये ऐसा बेरूबरी केस में कहा गया था। बेरूबरी केस कब हुआ था? 1960 में हुआ था। फिर एक कोई केशवानंदा भारती केस था, 1973 में हुआ था। इसमें कहा था फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, 13 जजेस थे उस समय, और कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को क्या कर लिया था, क्या करा था बताइए? ओवर रूल्ड करा था। ओवर रूल्ड करना कहते हैं, ठीक है, तो इस बात को ओवर रूल्ड करना कहते हैं। तो ये जो प्रियम्बल है ना, वो एक ही बार अमेंड हुआ है, 1976 में अमेंड हुआ है, एक ही बार अमेंड हुआ है, ठीक है। और उसी अमेंडमेंट में हमने 3 वर्ड डाल दिए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने 3 वर्ड्स ऐड कर दिए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, राइट। सो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा है। सो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।